मैं डॉक्टर उषा परनामी और आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोम। आज हम देखेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को डिबाई थ्योरी के द्वारा कैसे समझा गया। और डिबाई ने ये जो मॉडल प्रस्तुत किया वो सन 1913 में प्रस्तुत किया और उसने कोशिश की कि आइंस्टीन मॉडल में जो भी कमियां रही थी उन्हें दूर किया जा सके। तो सबसे पहले कि उसने ये माना, आइंस्टीन ने माना था कि जो अणु हैं वो स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन डिबाई का कहना था कि ठोसों में जो अणु हैं वो बहुत सारे अन्य अणुओं के बल क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इनके स्वतंत्र रूप से दोलन संभव नहीं है। इसलिए अणुओं के दोलन कैसे होंगे? कपल्ड होंगे। और जो इनके अणु हैं कैसे व्यवहार करेंगे? कपल्ड ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करेंगे, यानी अणुओं के दोलन कैसे होंगे? युग्मित दोलन होंगे। और इन युग्मित निकायों की जो गति है उनको नॉर्मल मोड्स के द्वारा बताया गया। और ये जो नॉर्मल मोड्स हैं किसी एक कण अणु से जुड़ी हुई ना होकर पूरी ठोस की जो हमारे पास असेंबली है उससे जुड़ी हुई होती है ये पूरी कंपन विधाओं की संख्या। और ये कुल कंपन विधाओं की संख्या चूँकि पूरी असेंबली से जुड़ी हुई है, इसलिए एक मोल के लिए किसी भी एक परमाणु समांगी निकाय में जो अणुओं की संख्या है वो Na है। इसलिए प्रसामान्य विधाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 3Na के बराबर हो जाती है, क्योंकि हम प्रत्येक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 के बराबर मान ले रहे हैं यहाँ पर एक परमाणु के लिए। और ठोसों के जो आणविक दोलनों की आवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। ये 0 से लेकर अधिकतम आवृत्ति ν तक कुछ भी हो सकती है। ν को हम डिबाई आवृत्ति कहते हैं और ये ठोस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिबाई के द्वारा मानी गई। जबकि हमने देखा था कि आइंस्टीन ने जो कहा था वो कहा था कि प्रत्येक दोलक समान आवृत्ति से दोलन कर रहा है। तो यह भी यहाँ पर डिबाई ने यहाँ पर डिफरेंस किया। उसने ये माना कि प्रत्येक दोलक की आवृत्ति समान नहीं है और वो कैसी है? 0 से लेकर अधिकतम आवृत्ति तक कुछ भी हो सकती है। हालांकि जो प्रत्येक कंपन की जो माध्य ऊर्जा का मान है वो वही दिया गया जो कोई आइंस्टीन ने निकाला था क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। और वो हमने देखा था कि हमें क्या मिलता है? hν अपॉन एक्सपोनेंशियल hν अपॉन kBT -1, यानी कि प्रत्येक कंपन विधा की जो ऊर्जा है, माध्य ऊर्जा है, वो समान ही मानी गई क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, जो कि hν अपॉन एक्सपोनेंशियल hν अपॉन kBT -1 के द्वारा दी जाती है। ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि शून्य बिंदु की ऊर्जा को यहाँ क्या माना गया है? शून्य ही माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि हम कंपन विधाओं की संख्या को कैसे निकालेंगे? तो कंपन विधाओं की संख्या को निकालने के लिए एक दी गई आवृत्ति परास में उससे जोड़ने के लिए, आवृत्ति से जोड़ने के लिए कंपन विधाओं की संख्या को ये माना गया कि जो ठोस है उसमें अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। क्योंकि जो ठोस है वो हम ये मान सकते हैं कि जो उसके अणु हैं ठोस की सीमाओं से बंधे हुए हैं, और ठोस की सीमाओं से बंधे हुए हैं तो वो एक तनी हुई डोरे की भांति उसमें कंपन हो सकते हैं। तो उसकी कंपन विधाएं जब हम देखें तो किस प्रकार की हो सकती हैं? तो ये दो बाउंड्री हमने खींची हैं। इस बाउंड्री में अगर कोई भी डोरी कंपन करती है, आणविक डोरी, तो स्वाभाविक है कि जो दोनों ठोसों की जो सीमाएं हैं, ठोसों पर जो सीमा हम बंद लगा रहे हैं उस सीमा पर आपके पास जो है वो निष्पंद बनेंगे, यानी आयाम 0 हो जाएगा तरंग का। तो अप्रगामी तरंगे जब इस तनी हुई डोरी में जो कि बंधी हुई है उसमें बनती हैं तो उसकी कंपन विधाएं किस किस प्रकार से हो सकती हैं? तो एक कंपन विधा तब हो सकती है कि जब कुल लंबाई क्या हो? λ/2 के बराबर हो, यानी कि अर्ध तरंग का यहाँ पे निर्माण हो, यानी n=1 हो। दूसरी बार कि ये एक पूरी तरंग बने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n को λ या फिर 2λ/2। तीसरी स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 लूप आपको दिख रहे हैं अर्ध तरंग के, तो इसका मतलब L का मान क्या हो जाएगा? 3λ/2। तो इस प्रकार से आगे तक हम डोरी में अप्रगामी तरंग के निर्माण को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम ठोसों में भी कह रहे हैं कि अप्रगामी तरंगें बन रही हैं। तो जो अप्रगामी तरंग बन रही है उसकी तरंग दैर्ध्य हम किसके द्वारा, अब जनरलाइज इसको हम करें तो जो कंपन विधाओं की हम बात कर रहे हैं उन कंपन विधाओं से जो अप्रगामी तरंगों का निर्माण हो रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान किस प्रकार से लिखा जा सकता है कि λ=2L/n, जहाँ n का मान 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोड्स। तो n का मान अगर मैं यहाँ से निकालूँ, नंबर ऑफ मोड्स का मान हो जाएगा 2L/λ। और तरंग समीकरण से मैं जानती हूँ v=νλ होता है, तो लैम्डा का मान v/ν, तो n का मान हो जाएगा 2L/v इंटू न्यू, जहाँ v क्या है? तरंग का वेग है। और ठोस के त्रिविमीय विस्तार को आसानी से समझने के लिए हमने मान लिया कि तीनों दिशाओं में जो ठोस मैंने लिया है उसकी लेंथ समान है, तो Lx=Ly=Lz=L मान लिया। तब यहाँ पर जो n² का मान हो जाएगा, x दिशा में मैं nx लिखूँगी, y दिशा में मैं इसी प्रकार से कंपन विधाओं की बात करूँगी तो ny लिखूँगी, और
जो इंटीजर का मान मैं z दिशा में लिखूंगी वो nz लिखूंगी। तो इसलिए अगर मैं यहाँ इस n को स्क्वायर कर दूँ इस समीकरण को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर। जहाँ nx ny nz के जो डिफरेंट मान हमें मिलेंगे, डिफरेंट जो समूह मिलेंगे, वो व्यक्त करेंगे कि किस तरह से कंपन विधाओं का, किस प्रकार से जो अणु हैं वो विभिन्न कंपन विधाओं में दोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चूँकि मेरे को जो समीकरण मुझे ये मिला है कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू नी स्क्वायर, ये मैं देख रही हूँ कि ये एक गोले का समीकरण है। तो और जिसका हमने जानते हैं कि जो पॉजिटिव ऑक्टेंट है वो अब 8वां हिस्सा ही होगा। तो इसलिए जो कुल संभव आवृत्तियों की संख्या होगी या कंपन विधाओं की संख्या होगी जिसके द्वारा अणु दोलन कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं जीन्यू के द्वारा। और जीन्यू का मान हो जाएगा इस गोले का 8वां हिस्सा, यानी कि 1/8 4/3 पाई 4 पाई एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि अब हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका 8वां हिस्सा लिया है, इसलिए 1/8 4/3 पाई आर का ये क्यूब हमने यहाँ पे किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुल कंपन विधाओं की संख्या जीन्यू मुझे क्या मिल जाती है, 4/3 पाई वी अपॉन, ये कैपिटल वी है जो कि आयतन को व्यक्त करेगा ठोस के, और स्मॉल वी क्यूब ये वेग के संगत है, और इंटू न्यू क्यूब। अब यहाँ पर एल क्यूब को मैं, यहाँ पर वी एल क्यूब को हमने वी रखा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आवृत्ति परास न्यू से न्यू प्लस डी के न्यू के लिए जो संभव कंपन विधाओं की संख्या है, जो संभव आवृत्तियों की संख्या है, कंपन विधाओं की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, जी न्यू डी न्यू के द्वारा। तो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, और जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, 3 कट जाएगा, तो बन जाता है 4 पाई वी अपॉन स्मॉल वी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू के बराबर। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ठोस है हमारा वो सतत है, और उसमें जो प्रत्यास्थ तरंगें बनती हैं उनमें 2 प्रकार के कंपनों की उत्पत्ति हो सकती है। एक तो अनुदैर्ध्य कंपन जिनका वेग हमने मान लिया वी है, और दूसरा अनुप्रस्थ कंपन जिनके की वेग हमने मान लिया वी है। तो अनुप्रस्थ कंपनों की जो आप मान सकते हैं वो एक ही दिशा में अनुप्रस्थ कंपन हो सकते हैं, लेकिन तरंग अणु जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं उसके लंबवत जो तरंग संचरण की दिशा होती है, हम अनुदैर्ध्य कंपनों को समझे तो अनुदैर्ध्य कंपन क्या होते हैं कि जब माध्यम में जो तरंग चलती है वो अणुओं के कंपनों की दिशा में ही चलती है, लेकिन अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं तो वो अनुप्रस्थ होते हैं। और अनुप्रस्थ हम जानते हैं तरंग संचरण की दिशा अगर x है तो कंपन अणु के y में भी हो सकते हैं, तो z में भी हो सकते हैं। तो अनुप्रस्थ कंपनों के लिए तो केवल एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है, लेकिन जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में कण कंपन करेगा। x में जा रही है तो x में कंपन करेगा, y में जा रही है तो y में कंपन करेगा। तो सेम दिशा यानी वही दिशा उपलब्ध है केवल अनुदैर्ध्य कंपनों के लिए। लेकिन अनुप्रस्थ कंपनों के लिए 2 हमारे पास कंपन विधाएं संभव हैं कि अगर वो x में जा रही है तो y में भी कंपन हो सकते हैं, और तरंग अगर x में जा रही है तो अणु के कंपन y में भी हो सकते हैं और z में भी। तो इसका अलावा अनुप्रस्थ कंपन की जो विधाएं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं एक ही स्थिति में। तो कुल कंपन विधाओं की संख्या न्यू से ड्यू न्यू परास में कितनी हो जाएगी, 4 पाई वी, और इस स्मॉल वी को अब हम रिप्लेस करते हैं तो ये मान हो जाएगा 1/VL क्यूब प्लस 2/VT क्यूब। 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने अभी समझाया कि ट्रांसफर में 2 विधाएं संभव हो सकती हैं, और इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू के बराबर। अब इसके आधार पर अगर हम चलें तो इस आधार पर जो हम निकालना चाहते हैं 0 से लेकर अधिकतम आवृत्ति तक चूँकि अणुओं के दोलन हो सकते हैं, तो 0 से एक मैक्सिमम आवृत्ति तक कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। हम जो जी न्यू डी न्यू का मान निकाला है उसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं हमारी परास में, 0 से न्यू डी परास में। तो यहाँ पर हम जो न्यू वाली टर्म है उसको हम इंटीग्रल में रख रहे हैं, बाकी सबको बाहर। तो यानी ये हो जाएगा 4 पाई वी 1/VL क्यूब प्लस 2/VT क्यूब, 0 से न्यू डी की इंटीग्रेशन की लिमिट न्यू स्क्वायर डी न्यू। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है न्यू डी क्यूब अपॉन 3, वो मान हमने यहाँ रख दिया है। तो अगर 1 मोल में हम देखें तो कुल अभी भी हमने देखा स्पष्ट किया था कि कुल कंपन विधाओं की संख्या 3Na होती है, इसलिए इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 3Na के बराबर। तो इसलिए 4 पाई वी अपॉन VL 1/VL क्यूब प्लस 2/VT क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 9Na अपॉन न्यू डी के बराबर, न्यू डी क्यूब के बराबर। और अब हम ये मान हमारा जी न्यू डी न्यू में रख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये मान आ रहा था, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करते हैं तो मुझे दी गई आवृत्ति परास न्यू से डी न्यू परास में जो कंपन विधाओं की संख्या मिलती है वो हो जाती है जी न्यू डी न्यू बराबर 9Na अपॉन न्यू डी क्यूब इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू।
और प्रत्येक कंपन विधा की जो माध्य ऊर्जा है वो हमने देख ली थी क्वांटम सिद्धांत से, जो कि आइंस्टीन में हमने निकाली, आइंस्टीन थ्योरी में किस प्रकार से दी जाती है, h/nu अपॉन एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT -1 से। इसलिए ठोस के 1 मोल की जो कुल ऊर्जा हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी आपके पास। अब जो ऊर्जा मुझे मिलेगी वो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इस जीनी ड्यून्यू को क्या किया है, इस माध्य ऊर्जा से गुणा किया और दी गई परास जो हमारी आवृत्ति परास है 0 से न्यू डी की, उसमें हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो 1 मोल की कुल ऊर्जा का मान मुझे मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी 9Na अपॉन n की जगह हमारे पास यहाँ हम चूँकि Na से व्यक्त करते आ रहे हैं, तो 9Na h न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन न्यू डी क्यूब एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT -1, इन दोनों को गुणा किया है और इंटीग्रेट किया है। अब u का मान में हमने क्या किया, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर ले लिया, न्यू डिपेंडेंट टर्म्स को हमने इंटीग्रेशन में रखा है। तो ये बन जाता है 9Na अपॉन न्यू डी क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT -1 के बराबर। अब हम आगे देखते हैं। तो हमें ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, चूँकि ये मुझे ऊर्जा मिल गई 1 मोल की, तो 1 मोल की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान मुझे मिलेगा, यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो मान मिलेगा du dt से, वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हम कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 9NH, यहाँ n की जगह हम ध्यान रखें कि सब जगह हमने चूँकि एवोगैड्रो नंबर लिखा है तो इसको n को हम सब जगह Na से ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के लिए काम किया है। तो यहाँ से अब आपके पास ये CV का मान हो जाएगा 9NaH अपॉन न्यू डी क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी क्यूब। अब टेम्परेचर के साथ चूँकि मुझे डिफरेंशियल करना है, इसलिए नीचे वाली जो एक्सपोनेंशियल टर्म में ही टेम्परेचर था, इसलिए उसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT -1 का होल स्क्वायर इंटू -1। अब पुनः इसका करेंगे तो एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT, अब इसका करेंगे t के साथ तो हो जाएगा -h/nu अपॉन kBT स्क्वायर, और न्यू क्यूब डी न्यू हमारे पास पहले ही था। तो हमारे पास CV का मान आ जाता है 9Na kB अपॉन न्यू डी क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी h स्क्वायर न्यू 4 अपॉन kB स्क्वायर t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT -1 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल h/nu अपॉन kBT डी न्यू। यहाँ ध्यान दें, यहाँ kB से मैंने गुणा भी किया है और kB से यहाँ मैंने भाग भी दिया है और बाकी सब टर्म्स को कंबाइन कर दिया है। अब मान लिया x बराबर h/nu अपॉन kBT, तो न्यू का मान हो जाएगा x kBT अपॉन h, या डी न्यू इज इक्वल टू kBT dx। और यहाँ ये भी मान लेते हैं कि जो XD है वो हो जाएगा h/nu_d अपॉन kBT, या फिर इसको हम कह सकते हैं θD अपॉन t, जहाँ θD है h/nu_d अपॉन kB, जिसको हम डिवाई ताप कहते हैं। तो CV का मान हो जाएगा 9NkB अपॉन XD क्यूब। यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए, न्यू का मान आप रख रहे हैं kBT अपॉन h और न्यू डी की जगह आप रख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर जो मान न्यू डी को आपने रिप्लेस किया XD से, इसका मतलब न्यू डी आपका मान किसके बराबर होगा, XD क्यूब kBT क्यूब अपॉन h क्यूब, और एक kBT अपॉन t यहाँ से कट रहा है अपॉन h और बाकी क्यूब यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये मान बन जाएगा 9Na kB अपॉन XD क्यूब इंटीग्रेशन में 0 से XD x4 e की पावर x, नीचे हो जाएगा e की पावर x -1 का होल स्क्वायर dx। तो आप यहाँ ध्यान दें x4 क्यों बना, क्योंकि एक kBT अपॉन h तो जब आपने डी का मान रखा तब यहाँ से कट गया, लेकिन जब आपने न्यू डी क्यूब को XD क्यूब से रिप्लेस किया तो h/nu अपॉन kB का जो क्यूब है वो और ऐड हो गया, तो एक यहाँ था ही सही, तो ये इसलिए ये बन गया h/nu अपॉन kBT की पावर 4, इसलिए ये बन गया x4 यहाँ पर। यहाँ ध्यान दें कैलकुलेशन में थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, और इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन को हमने डिफरेंशियल के फॉर्म में रखा है। अंदर वाले ex अपॉन ex -1 के होल स्क्वायर को हमने किस तरह से व्यक्त कर दिया कि डिफरेंशियल किसके साथ, x के साथ किसका, e की पावर x -1 की पावर -1 का। तो आप देखेंगे जब ये डिफरेंशियल होगा तो यही मान आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाता है, इसलिए माइनस का साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ माइनस साइन और ऐड किया है। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं पूरा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, ये हमने किया है और लिमिट लगा दी है। और दूसरे में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा 4x क्यूब और वापस इसका इंटीग्रेशन रख दिया, तो 1 अपॉन e की पावर x -1 हो गया है। तो ये दो टर्म्स में हमने इस इंटीग्रेशन को तोड़ दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए। तो ये फंक्शन मेरे पास बन जाता है। अब यहाँ पर जो भी टर्म आ रही है उसको हम व्यक्त कर रहे हैं, इसको 3Na kB के द्वारा व्यक्त कर दिया, तो अंदर बन गया, यहाँ पर ये वाली टर्म हम पहले लिख रहे हैं, तो ये वाली टर्म हम पहले लिख रहे हैं, तो 3 मैंने बाहर ले लिया है, 3 रह गया और ये 4 है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। तो 12 अपॉन XG क्यूब इंटीग्रेशन में क्या बचा, x क्यूब dx अपॉन ex -1, और ये वाली टर्म को हम इधर ले आए हैं,
तो ये मान बन जाता है आपके पास, चूँकि मैंने 3 बाहर ले लिया और 3 यहाँ से गुणा हो रहा है, तो इसलिए 3xg अपॉन, इसको हमने अपॉन में व्यक्त कर दिया है, e की पावर, क्योंकि लिमिट हमने लगाई है 0 से xg, तो e की पावर xg माइनस 1। और ये जो पूरा फलन है मेरे पास, ये वाला, इसको मैं कहती हूँ डिबाई फलन, जिसे मैं किससे लिख देती हूँ, dx से। तो स्पेसिफिक हीट का मान मेरे पास हो जाता है 3r इंटू dx। अब हम इस सूत्र के द्वारा व्याख्या करते हैं किसकी, कि उच्च तापों पर मुझे किस प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा मिलती है और निम्न तापों पर किस प्रकार। तो उच्च तापों पर हम देखते हैं कि टी का मान थीटा डी से बहुत ज़्यादा होगा, या फिर हम कहें थीटा डी अपॉन इज मच लेस देन 1, एक्स डी इज मच लेस देन 1, इसलिए ई के पावर एक्स डी को हम एक्सटेंड करेंगे और हाई ऑर्डर को जो है टर्म्स नगण्य होंगी उसको हम छोड़ देंगे, तो हमें मिलता है e की पावर एक्स डी का मान 1 प्लस एक्स डी के बराबर। तो इसलिए एक्स डी अपॉन ई की पावर एक्स डी माइनस 1 लगभग 1 के बराबर हो गया, और e की पावर x का मान अगर हम रखें तो वो हो गया 1 प्लस एक्स के बराबर। तो ये जो दो टर्म्स थी, इन दोनों टर्म्स में से ये 3na के भी चूँकि r हो गया है, तो यहाँ से मेरे पास बच जाता है 12 अपॉन एक्स जी क्यूब, और ये बन जाता है एक्स जी क्यूब अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पर ये मान रख रही हूँ 1 प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाता है केवल, तो एक्स जी क्यूब अपॉन 3 बन जाता है, और यहाँ पर ये मान मुझे मिल जाता है 3 के बराबर। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों टर्म को, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है लगभग मान, क्योंकि एक्स जी क्यूब कटेगा, ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो सी वी का मान लगभग 3r के बराबर आ जाता है, जो कि ड्यूलॉन्ग-पिटेट क्लासिकल थ्योरी से मैच करता है और एक्सपेरिमेंट से भी मैच करता है कि उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा का मान 3r के बराबर होता है। अब हम निम्न तापों पर देखते हैं, तो टी का मान चूँकि थीटा डी से बहुत कम होगा निम्न तापों पर, या फिर हम कहें थीटा डी अपॉन टी का मान 1 से बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे टी 0 की ओर बढ़ेगा थीटा टी अपॉन टी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं मेरे पास वो 0 से इन्फाइनाइट हो जाएंगी। एक्स क्यूब डी एक्स, ये एक्स माइनस 1 का मान हो जाता है पाई 4 अपॉन 15। तो यहाँ से ये जो मुझे मान मिलता है, तो उस स्थिति में मुझे क्या मान मिल जाएगा सी वी का, कि 12 पाई 4 अपॉन 5 आर टी अपॉन थीटा डी का क्यूब। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बाकी सब तो कांस्टेंट है, 12 पाई 4 अपॉन 5 आर थीटा डी सब कांस्टेंट है, तो सी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो इस प्रकार से इस समीकरण से जो हमारे पास डिबाई ने दिया, उसके द्वारा प्रायोगिक और सिद्धांतिक मानों के जो विशिष्ट ऊष्मा के जो मान हैं, उसमें हमें एक अच्छा एग्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं, इसकी भी कुछ कमियाँ हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ करना चाहेंगे। कि हमने ये देखा कि आपके पास जो न्यूडी, जब हमने कंपन विधाओं की कुल संख्या को व्यक्त किया, तो एक बार पुनः मैं उसी पर जा रही हूँ। तो कंपन विधाओं की कुल संख्या को व्यक्त करते समय हमने देखा था कि 4 पाई वी 1 अपॉन वी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन वी टी क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी न्यू स्क्वायर डी न्यू का मान 3n के बराबर था, और यहाँ से मैं न्यू डी का मान लिख सकती हूँ। तो न्यू डी क्यूब का मान जो मुझे मिल जाता है 9n अपॉन 4 पाई वी 1 अपॉन वी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन वी टी क्यूब का इन्वर्स। लेकिन हमने यहाँ ये माना कि वी एल और वी टी जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं है, परंतु वास्तविक क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। ये वेग जो है जो भी तरंग बन रही है उसके वेग आपके पास तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि जो वी टी का मान है वो वी एल से बहुत कम होता है। तो इसलिए न्यू डी का लगभग मान ज्ञात करने के लिए मान लिया कि एन अपॉन वी का मान है 10⁻28 पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी ऑफ साउंड का मान हमने मान लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर वी टी को वी एल से कम माना है, तो इसी के लिए हम यह वेलोसिटी ऑफ साउंड को रख सकते हैं। तो एक ही टर्म मेरे पास रह जाएगी, तो वो मान हम रख रहे हैं 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इस समीकरण में जब हम ये सारे मान रखते हैं, तो न्यू डी क्यूब का मान हो जाता है 9 × 10⁻28 अपॉन 4 पाई, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1000 का क्यूब का इन्वर्स। तो यहाँ से ये मेरे पास मिल जाता है न्यू डी का मान लगभग 10⁻13 हर्ट्ज़, और यहाँ से जब हम लेमडा निकालते हैं तो लेमडा का मान लगभग मिल जाता है 0.1 नैनोमीटर के बराबर। तो यहाँ हम देखें जो तरंग दैर्ध्य मुझे मिल रही है, जो ठोसों में मेरे को यहाँ डिबाई थ्योरी से मिल रही है कि जो ठोसों में तरंग चल रही है उसकी तरंग दैर्ध्य मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जो वो है 0.1 नैनोमीटर के बराबर होना चाहिए, और ये अंतराणविक दूरियों से बहुत अधिक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो उच्च आवृत्ति परास है उसमें ये आइंस्टीन की जो कंटिन्यूम थ्योरी है वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो डिबाई की कंटिन्यूम थ्योरी है वो काम नहीं करती, क्योंकि डिबाई ने ठोस में अणुओं को का कंपन कैसा माना था, सतत माध्यम में माना था। ठोस का कैसा माध्यम माना था, सतत माना था, जो कि संभव नहीं है। और इसी प्रकार ठोस ने, डिबाई ने जो क्या किया, क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार की है हम ये जानते हैं कि FCC हो सकता है, HCP हो सकता है, स्ट्रक्चर
BCC हो सकता है, तो ये सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है। तो जो क्रिस्टलीय संरचना कैसी है उसका प्रभाव इस पर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। और इसी तरह सभी तरंगदैर्घ्य पर ध्वनि का वेग समान माना गया, जबकि ये किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर, जो कि हमने यहाँ देखा है। तो इस तरह से कुछ कमियाँ डिबाई की भी थी। यद्यपि ये कर्व को काफ़ी अच्छे से समझ पाता है स्पेसिफिक हिट के, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ इसमें भी हमें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।